प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स का आज हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल तो आईटी में ज़्यादा ब्लड बाथ हुआ था ना, 5% से भी ज़्यादा गिर गया था, लेकिन आज तो पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है। आज भी आईटी सुबह देखते हैं ना तो 5% के आसपास गिरा हुआ था आईटी इंडेक्स, लेकिन हाँ बाद में अच्छा खासा रिकवरी आया। मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत रिकवरी आया था बीच में, लेकिन फिर बंद होते होते और भी ज़्यादा गिर गया। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्यों इतना ज़्यादा गिर रहा है, और इस तरह के मार्केट में क्या हमें मार्केट से भाग जाना चाहिए या फिर और इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और साथ ही अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मार्केट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट में क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में क्या हुआ, और उसके बाद जो भी मैंने बोला है उसको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, इंडियन मार्केट्स के तो हालात बहुत ख़राब हैं, मतलब कहीं कोई रिस्पाइट नहीं है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कंप्लीट ब्लड बाथ। सेक्टर्स भी देखें ना, आईटी सबसे ज़्यादा तो गिरा हुआ है, लेकिन आईटी सुबह बहुत गिरा था, अच्छा खासा रिकवरी आया है उससे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस भी देखिए फ्लैट था, लेकिन ये भी गिर गया। बैंक्स, फार्मा, कंजम्पशन, ऑटो, मतलब कहीं कोई रिस्पाइट नहीं, कंप्लीट ब्लड बाथ इसी को बोलते हैं। नाउ वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। तो देखिए यूएस मार्केट्स देखिए, यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट के इतना ज़्यादा गिरने का एक रीज़न ये भी है कि बाहर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। वहाँ पे आज इन्फ्लेशन डेटा का वेट किया जा रहा है यूएस में, तो उसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। इसके बाद एशियन मार्केट्स देखिए, कंप्लीट ब्लड बाथ। जापान का मार्केट लगातार अच्छा कर रहा था, फाइनली यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट आ गया है। यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे तो यहाँ भी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं आ रहा है। अब जान लेते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरा है। तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न तो ऑलरेडी हमने देखा ना कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट से गिरे हुए हैं, खासकर यूएस का मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो जब भी इस तरह का बाहर भी ब्लड बाथ होता है तो उसका नेगेटिव असर इंडियन मार्केट्स पे भी पड़ता है। यूएस मार्केट आपको पता है सबसे बड़ा है, तो वहाँ कुछ होगा तो उसका असर पूरे वर्ल्ड मार्केट पे भी पड़ता है, और ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट पे भी पड़ता है। इसीलिए इतना ज़्यादा गिरावट सभी जगह देखने को मिल रहा है। उसके बाद यूएस में सीपीआई का डेटा आने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, उसके कारण नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि अगर सीपीआई बढ़कर आता है, मान लीजिए, तो वहाँ मतलब कि इन्फ्लेशन अगर बढ़कर आता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस कम हो जाएंगे, और होगा भी तो कम होगा। और वहाँ अगर इन्फ्लेशन कम होकर आता है तो इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़कर आता है तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है जिसके कारण यूएस में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है। और प्लस देखिए, यूएस मार्केट देखेंगे ना तो अब पिछले काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि वहाँ जो रनअप हुआ था ना एआई स्टॉक्स में, टेक स्टॉक्स में, वहाँ पे अब फटीग दिखने लगा है ना, वहाँ थकावट आने लगा है। इतना ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुके हैं, और प्लस एक डर का माहौल है कि भाई इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा नहीं होगा, कब होगा, कितना होगा। तो इसीलिए यूएस के स्टॉक्स को भी देखेंगे ना तो वहाँ के जो टेक रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है पिछले कुछ समय से, और वही सब चल रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा एक और बड़ा हेडेक क्या है, देखिए ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना बाहर से ही आ रहे हैं, खासकर यूएस से आ रहे हैं। यूएस में एक एआई स्टार्टअप कंपनी है एंथ्रोपिक, तो वहाँ पे देखिए समय समय पे उनका अनाउंसमेंट आता रहता है ना एआई प्रोग्राम रिलेटेड ना, कि हमने ये अपडेट लाया, ये अपडेट लाया। मतलब कि उससे ये पता चलता है कि ये जो ज़्यादातर काम कर रहे हैं ना आईटी वाले, लाइक इंडिया के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ना, जो कि लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। कल भी मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना। तो ये काम आने वाले सालों में एआई करने लगेगा, और वो समय बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी ही बहुत सारे काम्स हैं, एटलीस्ट लोअर एंड वाले ना जो लेबर इंटेंसिव हैं। इंडिया का तो काम वैसे ही चलता है ना, टेक जो हमारा टेक कंपनीज़ है, आईटी रिलेटेड कंपनीज़ है, तो उसके कारण डर का माहौल है कि भाई ये जो लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, हमारा बिजनेस मॉडल, वो अब नहीं चलेगा, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा। इसको मैंने कल के वीडियो में डिटेल में समझाया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, जब भी इस तरह का न्यूज़ आता है ना कि कोई ऐसा एआई का प्लग इन आ गया है जो कि एआई को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स काम को भी करने लगेगा, तो
तब आप देखेंगे कि इंडियन जो आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे ब्लड बाथ होता है। आने वाले समय में भी ऑफ कोर्स इस तरह का और न्यूज़ आएगा और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आईटी में क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कल का वीडियो आप वॉच कर लें, डिटेल में पता चल जाएगा। और इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग भी ना, जब यूएस इंडिया का ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुआ तो उस समय मार्केट में थोड़ा परफॉर्मेंस तो आया था। तो कुछ लोग तो आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको थोड़ा भी अगर प्रॉफिट बनता है या फिर लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट बना हुआ है, मार्केट गिर रहा है, जो प्रॉफिट बना है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो बेचकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मोस्टली यही रीज़न है। देखिए इंडिया स्पेसिफिक अभी कोई निगेटिव न्यूज़ ऐसा नहीं है। इंडिया में तो देखिए ज़्यादातर जो चीज़ें थी, नेगेटिविटी था, आई एग्री, लास्ट ईयर तो बहुत कुछ प्रॉब्लम में था इंडिया ना, इकोनॉमी वाइज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो गए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो 7.5% के आसपास उम्मीद है। वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, खासकर मेजर इकोनॉमीज़ में। चाइना +1 अब सीरियसली होने जा रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादातर ट्रेड डील कर लिया है ना, एफटीएस ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ। यूरोपियन यूनियन का एफटीए हो चुका है, जो कि इस साल के अंत तक उम्मीद है कि वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद यूके के साथ हो चुका है, यूएस के साथ हो चुका है, मार्च मिड बोला जा रहा है कि वहाँ भी फॉर्मल जो सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है हो जाएगा, और उसके बाद अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। और 25% तो एनी हटा दिया गया है ना, यूएस ने हटा दिया है। 25% को 18% करना है, जो कि नेक्स्ट मंथ मोस्टली हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब होने के बाद ऑफकोर्स चाइना +1 और भी ज़्यादा दिख रहा है कि होने वाला है, और ज़्यादा होगा। यूरोपियन यूनियन से बहुत सारी कंपनीज चाइना की जगह इंडिया आ सकती हैं, यूएस से बहुत सारी कंपनीज चाइना की जगह इंडिया आ सकती हैं, क्योंकि चाइना उनका मेजर कॉम्पिटिटर है। और प्लस चाइना में डेमोक्रेसी भी नहीं है ना, और प्लस चाइना रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गया है। ठीक है, और प्लस उसका जो ट्रेड डिफिसिट है बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर यूएस हो गया, इवन इंडिया का भी चाइना के साथ, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है, तो सभी लोग अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर दूसरे चीज़ें उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना बोला कि मैं नहीं दूंगा, तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो इसीलिए तो देखिए ओवरऑल इंडिया को अगर आप देखें ना, और प्लस हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रहा था, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा था, वो भी आना शुरू हो गया। इस बार तो ये लेबर कोड वाला थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, इस बार भी पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, लेकिन और ज़्यादा अच्छा लगता अगर ये लेबर कोड वाला जो वन टाइम का अच्छा खासा प्रॉफिट उड़ गया ना, तो अगले क्वार्टर से आप देखेंगे कि वो भी ज़्यादा उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, तो और भी बढ़कर आएगा हमारे यहाँ। तो ओवरऑल इंडिया का अगर आप बोलेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स थे मोस्टली रिजॉल्व हो गए हैं या फिर आने वाले समय में हो जाएंगे। प्रॉब्लम बाहर से आ रहा है, ये जो बाहर का प्रॉब्लम होता है शॉर्ट टर्म का होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, मीडियम टर्म भी नहीं चलता। हाँ, अगर आपके इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ गया जहाँ आप इन्वेस्ट करें, तब तो वो मीडियम लॉन्ग टर्म सब हो सकता है। जब तक आपका इकोनॉमी ख़राब रहेगा तब तक वो ख़राब ही रहेगा, स्टॉक मार्केट भी। लेकिन अगर बाहर से प्रॉब्लम आ रहा है, आपका इकोनॉमी ठीक है, तो शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम मानना चाहिए, थोड़े समय में वो रिकवर कर जाएगा। तो अगेन जब भी गिरावट अच्छा खासा आता है तो हमें उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल ध्यान में रखें, लमसम मैंने हमेशा मना किया है ना, लमसम हमेशा आप लोग का क्वेरी आता है। देखिए अब लमसम ना करें तो अच्छा है। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, तो हो सकता है कुछ और थोड़ा बहुत यहाँ से गिर जाए। हमेशा ना ट्राई करना चाहिए कि 3-4 ट्रांचेज में 2-3 महीने का पीरियड रखें, 3-4 ट्रांचेज में करें। अगर म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, एसआईपी तो बेस्ट है। उसी समय अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो छोटा मोटा टॉपअप किया जा सकता है। जब भी गिरे छोटा मोटा टॉपअप करने का मतलब बनता है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये यूट्यूब चैनल है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप अभी भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर चलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर अभी लेने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। मिड कैप में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत एक्सपोजर और लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी, मिड कैप भी ओवर वैल्यूड है लेकिन स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लार्ज कैप रिलेटिवली ठीक ठाक है। तो मिक्सअप करके रखें और स्मॉल कैप के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े फिलहाल, तो वो अच्छा होगा। मार्केट के सामने रिस्क क्या क्या है, तो सबसे बड़ा रिस्क तो फिलहाल वही है एआई डिसरप्शन। क्योंकि देखिए आईटी का अगर एक्सपोजर देखेंगे ना निफ्टी 50 में आईटी स्टॉक्स का, तो ऑलमोस्ट 10-11% के आसपास है। तो अगर आईटी बुरी तरह से गिरेगा तो पूरा का पूरा मार्केट को वो ख़राब कर देता है। ठीक है, और आईटी के स्टॉक्स तो खैर उनका तो नेगेटिव जाता ही है।
तो ये हमें ध्यान में रखना। और ये जो AI डिसरप्शन चल रहा है उसके कारण IT कंपनीज, इंडियन IT कंपनीज का पूरा बिजनेस मॉडल चेंज होने जा रहा है। जो कंपनीज अपने आप को समय के साथ ढाल लेंगी वो बची रहेंगी, परफॉर्मेंस आता रहेगा। जो नहीं ढाल पाएंगे उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल और भी ख़राब हो जाएगा। तो इंडियन IT कंपनीज़ में अभी बहुत ही संभल कर रहने की ज़रूरत है। बिना सोचे समझे ऐसा सोचना कि गिर गया है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा शॉर्ट टर्म में, शायद सही नहीं हो। तो IT कंपनीज़ में आपको बहुत सतर्कता से जाना है। कल के वीडियो को वॉच कर लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। इसके बाद ईरान US का वॉर बिल्कुल कभी भी हो सकता है, यू नेवर नो। नहीं हो तो अच्छा है सबके लिए, लेकिन आपको पता है ना US का वहाँ बिल्डअप इतना ज़्यादा हो चुका है कि बिना कुछ किए शायद वो वापस ना जाए। तो वो भी लेकिन शॉर्ट टर्म का हिकअप्स होगा, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे उसका भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म का रिस्क तो है वो। और प्लस AI का जो एक तो डिस्ट्रप्शन है इंडियन IT कंपनीज़ के लिए, दूसरा AI का ओवर वैल्यूएशन, क्योंकि US में AI बहुत सारी कंपनीज़ है, साउथ कोरिया में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है। तो यहाँ पे इनका रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। तो वहाँ भी अगर गिरावट आता है अच्छा खासा तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे उसका भी शॉर्ट टर्म में बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो ये सब रिस्क है, ठीक है। जब आप हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको रिस्क के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई सोच समझ कर अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सिर्फ ध्यान ये रखें ना कि देखिए, अगर आपको ज़्यादा मार्केट का जानकारी नहीं है तो स्टॉक्स में ना जाएं। स्टॉक्स बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। तो आपके लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड ही बेस्ट है। सेक्टर थीमेटिक फंड के चक्कर में भी ना जाएं। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड फंड्स बेस्ट है। हाँ, अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया है, नॉलेज है, और साथ ही आप इस तरह का जो वोलेटिलिटी होता है ना, इतना ज़्यादा अप डाउन, उसको झेल सकते हैं, तब तो आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करें, वहाँ पे दिक्कत होगा। और यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, पूरा पैसा इक्विटी में ना डालें, मिक्सअप करके रखें ना। बहुत सारा एसेट क्लास, इक्विटी है, डेट है, कमोडिटीज़ में गोल्ड है, उसके बाद रियल एस्टेट है, सिल्वर। आप लोग बार बार पूछते हैं लमसम कर दूं, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं। मुझे, अगर आपको क्या करना है तो आप डिसाइड करेंगे, आपका हार्ड अर्न मनी है। लेकिन अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा ना, सिल्वर में कोई बोलेगा कि बहुत बड़ा पैसा तुम अभी लगा दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, ठीक है। गोल्ड में तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखा जा सकता है, सिल्वर में वो भी बड़ा पैसा लगाने का मेरे लिए तो कोई मतलब नहीं बनता है फिलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है ना। डेली बेसिस 5% अप, 5% डाउन, इतना ज़्यादा वोलाटिलिटी लेकर इन्वेस्ट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है मेरे लिए। आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, आपको विचार करना होगा। उसी तरह से मार्केट कैप एलोकेशन, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को मिक्सअप करके रखें। ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में होना चाहिए, उससे के बाद फिर मिड कैप में और स्मॉल कैप में। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ज़्यादा तब तो करें ही नहीं, और बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो ऑफकोर्स स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ये मार्केट अप डाउन देखिए, ये सब शॉर्ट टर्म में हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स है ना, एवरेज आउट करके ठीक ठाक आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान में रखें। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फाइनेंशियल सर्विसेज ये नो ब्रेनर है। अभी बार बार मैं बताता हूँ ना, बैलेंस शीट ठीक ठाक है, NPS ज़्यादा नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, सिर्फ बैंकिंग नहीं, फाइनेंशियल्स में बहुत सारा आता है ना सेगमेंट, उन सबको बिल्कुल देखा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस को बिल्कुल देखा जा सकता है। उसके बाद कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स को देखा जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी भी अच्छा खासा हो रहा है। और साथ ही AI और डेटा सेंटर रिलेटेड स्टॉक्स, प्रोवाइडेड वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ कंपनी में हो रहा हो, क्योंकि वहाँ तो वैल्यूएशन आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उसको जस्टिफाई करना होगा कंपनी को। ऐसा नहीं ना कि सेल्स ग्रोथ भी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है, ROE भी नहीं है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तब तो कोई मतलब नहीं बनता उस तरह के स्टॉक्स में जाने की। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल सैटरडे है तो कल रात में 8 PM to 9 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो उस लाइव स्ट्रीम में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।